गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हेमलता राघव अपने चैनल यो हेमलता टीचिंग पॉइंट्स में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी बेटा? तो हम पढ़ रहे थे पर्यावरण की एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का एक सुविचार आपके सामने। कुछ पाना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा करिए। कुछ पाना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा करिए क्योंकि सहारा कितना भी अच्छा हो हमेशा साथ नहीं देता। इसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। कल कुछ क्वेश्चंस कराए थे इम्पोर्टेंट पर्यावरण के, यूपी टेट से स्पेशल क्वेश्चन थी सीरीज हम करा रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू कराते हुए आप सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसके साथ नोटबुक या पेन लेके बैठे, जिससे कि अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप नोट करते जाइए। जो इस टेट में ही नहीं, आपको हर शिक्षा के हर टेट में, चाहे वो हरियाणा टेट हो, चाहे वो राजस्थान टेट हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार का सुपर टेट या यूपी टेट हो, उसमें सभी में आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। यूपी टेट महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, कितने मार्क्स का आता है? ये 30 नंबर का आता है। आप सभी को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। और ये प्रश्न केवल यूपी टेट में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रश्न केवल यूपी टेट में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। ये प्रश्न सुपर टेट, जो पात्रता परीक्षा के बाद जो ज्वाइनिंग पेपर लगेगा उत्तर प्रदेश में, उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। आइए, ऑपरेशन सेलेक्टेड प्रश्न है, बिल्कुल आपके लिए हर जगह से सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन जिनकी संभावना 2026 में आने की संभावना है, या यूपी टेट में बार बार रिपीट हुए हैं, या सुपर टेट में पूछे गए वही क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। क्योंकि सिलेबस बहुत अधिक है और समय हमारे पास मुझे लगता है बहुत कम है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट के सभी सिलेबस को पूरा करना है ना। तो रोजाना हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन फ्लड, यहां से देखेंगे सभी, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन मतलब कोई आविष्कार किया, कोई वो किया है उन्होंने। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो किससे है उसका संबंध? यहां देखेंगे, श्वेत क्रांति से। किससे है संबंध बेटा? श्वेत क्रांति से संबंध है, जो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। श्वेत क्रांति से संबंधित है क्या? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, जिसका आंसर होगा दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय, एक क्वेश्चन और प्रश्न आपसे पूछ सकता है इसी से, कोई भी किसी भी तरीके का, चाहे वो खाद्यान्न से रिलेटेड हो, चाहे कृषि से रिलेटेड हो, चाहे वो श्वेत क्रांति से रिलेटेड हो, सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ कराए जाएंगे। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है कब? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले समझ लें यहाँ पे। अब इसी से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान। हमने पढ़ा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफेद चीजों की, तो वो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया कब जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। उसके बाद आता है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा। अगर आपके ऑप्शन में हरियाणा ना हो तो हरियाणा के कहाँ पर स्थित है? वो करनाल में स्थित है। ठीक है, ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एक कदम सफलता की ओर लेके जाएंगे। कंटिन्यू रहें, इनको पढ़ें, समझें। हरियाणा के कहां पर स्थित है? करनाल में स्थित है। अब ये जो श्वेत क्रांति है, अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि श्वेत क्रांति भारत में कब प्रारंभ हुई थी? श्वेत क्रांति
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं पहले प्रश्नों में। भारत में कब प्रारंभ हुई थी? तो कब प्रारंभ हुई थी? 1970 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुई थी? 1970 में प्रारंभ हुई थी श्वेत क्रांति। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाती हूँ। तो स्टूडेंट आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे आगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पढ़ रहे थे हम पर्यावरण अध्ययन की, जिसमें आपका 5th क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट पात्रता परीक्षाओं में और ज्वाइनिंग पेपर में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और ये जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ से ये क्वेश्चंस हैं, वो जो टॉपिक हैं वो बार बार रिपीटेशन होता है। क्वेश्चन का तरीका अलग हो जाता है पूछने का, वो उसमें से किसी भी तरह से पूछा जाता है। तो एक भी चीज छोड़ नहीं रहे, उसमें सारी चीजें साथ के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति अभी हमने पढ़ा था, दुग्ध उत्पादन से रिलेट करता है। हरियाणा के करनाल शहर में सबसे ज्यादा इसका अनुसंधान हुआ था 1970 में, मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो अभी क्या है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? ये भी क्वेश्चन, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति को लाने वाले कौन थे भारत में? तो उनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या नाम है उनका? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके आगे, जूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? जूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। इसमें जो जूमिंग आ रहा है, जूमिंग कृषि, इससे हर साल हर बार जब भी एग्जाम आता है अध्यापक से रिलेटेड या कोई भी ज्वाइनिंग पेपर कराए जाते हैं टीचरों से रिलेटेड, तो उसमें टीचिंग से रिलेटेड, तो उसमें जूमिंग खेती का जिक्र जरूर होता है। जूमिंग, ये सी टेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट में भी बार बार रिपीट हुआ है। जूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? तो क्या है जूमिंग? जंगल काटकर, जंगलों को काटकर सूखने को छोड़ना। क्या है जूमिंग कृषि? जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है जूमिंग, जूमिंग कृषि। इसके बारे में मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ लिखा है विशेष, उसको समझेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें कि जूमिंग कृषि है क्या। जूमिंग कृषि को एक बार मेरे उससे समझिए कि जो आदिवासी लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने जंगलों को काटकर एक छोटी सी जगह पे कृषि उगाते हैं, फसल उगाते हैं। और फसल एक तरह की फसल नहीं उगाते वो बेटा, वो कैसे करते हैं, मल्टीपल फसल उगाते हैं, एक साथ बहुत सारी फसल उगाते हैं। और फसल उगने के बाद उसको वहीं पे जलाकर, काटकर अपनी उसको, और वहीं पे जलाकर वो आगे चले जाते हैं, जिससे कि जमीन का और जंगलों का बहुत हाश होता है, नुकसान होता है। ठीक है, ये होती है जूमिंग कृषि। जंगलों को काटकर छोटी सी जगह पर कृषि उत्पादन करना, मल्टी ग्रेन्स मल्टी फसल उपजाना, बहुत सारी कृषि को एक साथ फसलों को उगाना, और उगा के फसल को काट के वहीं पे आग लगा के फिर दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाना, इसको कहते हैं जूमिंग कृषि। ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। यह कृषि का एक प्राचीन प्रकार है, यह कृषि का एक प्राचीन प्रकार है। ये जूम कृषि को स्थानांतरित, यहाँ देखेंगे, जूम कृषि को स्थानांतरित कृषि और कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जानी जाती है। स्थानांतरित मतलब एक जगह उगाया फिर उस जगह नहीं उगाते, काट कर जलाकर फिर आगे बढ़ जाते, दूसरी जगह करते, तो उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और कर्तन दहन, काटना और जलाना। कर्तन मीन्स काटना और दहन मीन्स जलाना। कर्तन दहन, ये सी टेट में भी पूछा था। कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जूमिंग कृषि को, जूमिंग कृषि को जाना जाता है कर्तन दहन और स्थानांतरित कृषि के नाम से। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जूमिंग कृषि को का अन्य नाम क्या है, तो स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं उसको, और कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब नेक्स्ट पॉइंट पे इसके, जूमिंग कृषि सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर भारत में, अब वो कहेंगे कहाँ पर होती है जूमिंग कृषि, जो होती है जो किसान करते हैं इसको, कृषि होती है वो कौन से इलाके में, भारत के कौन से राज्यों में या भारत के कौन से एरिया में ये जूमिंग कृषि सबसे ज्यादा होती है? तो वो कहाँ होती है?
पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा होती है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा होती है, पूर्वी इलाकों में। और सबसे अधिक जो होती है, सबसे ज्यादा जो होती है वो कहाँ होती है? मिजोरम में होती है। कौन से उसमें होती है सबसे अधिक? अगर पूछेगा आपसे तो क्या देंगे? मिजोरम। और एरिया पूछ रहा है तो वो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन वर्तमान समय में अगर आपसे अभी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि क्या वर्तमान समय में भी जूमिंग खेती हो रही है? तो नहीं, वर्तमान समय में भारत सरकार ने इस जूमिंग खेती पर क्या कर दी है? पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है, रोक लगा दी है जूमिंग कृषि पर, जिससे कि जंगलों का बहुत बड़ा नुकसान होता था। जो आदिवासी लोग हैं वो करके उसको काट कर फसल को वहीं जलाकर और आगे बढ़ जाते थे, पलायन कर जाते थे। ना तो उसकी खेत की जो जमीन है उसकी बुवाई होती थी, बस खोद कर बीज डाला जाता था। ना तो वहां अच्छी तरह से फसल उगाते हैं, तो उससे पहले उसको जोत करते हैं ट्रैक्टर से, माजे से, उससे फिर उसमें फसल उगाई जाती है, पानी दिया जाता है। तो इस तरह से वो नहीं करते, एक बार कराया, काटा और उसको खाया और वो वहां से स्थानांतरित हो गए, चले गए, पलायन कर गए। ठीक है, तो ये आगे देखेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी का वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। अब आगे देखेंगे। देखो महत्वपूर्ण करा रहे हैं आपको वर्मी कल्चर। अब ये नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जहां से बहुत बार प्रश्न उठते हैं, बार बार पूछा जाता है और हमें जानना भी जरूरी होता है कि होता क्या है। तो ये हम सब ने पढ़ा है 6, 7, 8 क्लास में, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। अब यहां देखेंगे क्या होता है, इसका आंसर है अर्थवर्म। क्या आंसर है? अर्थवर्म। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, और वर्म का मतलब होता है, वर्म का मतलब होता है केंचुआ। समझ गए? अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी और वर्म का मतलब होता है केंचुआ। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। इसका आंसर हो गया। अब हो गया वर्मी कल्चर होता क्या है, क्वेश्चन यहाँ से। जब तक हम वर्मी कल्चर को नहीं जानेंगे, रट्टा नहीं मारना है, रोट लर्निंग नहीं करनी है, रट के नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। एक थ्योरी के कंसेप्ट से पढ़ना है, एक कहानी के कंसेप्ट से पढ़ना है, जो कि आप भूले नहीं। ठीक है, आज का जो समय है ना बेटा, पहला समय था जब हम रट कर कोई भी चीज रट कर आप रटोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक टाइम तक याद रखोगे, फिर भूल जाओगे। लेकिन आप एक कंसेप्ट बेस पर अगर उसे थ्योरेटिकल तरीके से समझोगे, अगर उसे कहानी के माध्यम से समझोगे, ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी सारी चीजों को कहानी के माध्यम से कंसेप्ट बेस पर पढ़ाएं उसको, तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है क्या? अर्थवर्म। अर्थ का मतलब हो गया पृथ्वी और वर्म का मतलब हो गया केंचुआ। जो केंचुआ जो होते हैं वो हमारी फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। उत्पादन, मिट्टी की उत्पादन क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आगे वर्मी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। वर्मी कल्चर है क्या? कृषि के लिए केंचुआ पालन। क्या है? कृषि के लिए केंचुआ पालन है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर कृषि में कैसे होता है? क्या होता है? सहायक होता है, जिससे कि जो मिट्टी है वो फुसफुसी हो जाती है, उसे वो केंचुआ जो है वो उसको खोदता रहता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा अधिक आ जाती है। यह मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, यह मृदा में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ा देता है। यह मृदा में ऑक्सीजन के प्रवाह को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। वर्मी कल्चर के लिए, वर्मी कल्चर के लिए मृदा में नमी आवश्यक होती है। अगर नमी होगी मिट्टी में तभी वो जो केंचुआ है वो मिट्टी में लगातार काम करता रहता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? उसका प्रभाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो क्या बन जाती है? उपजाऊ बन जाती है, और अधिक उपजाऊ बन जाती है, जिससे कि फसलें बहुत अच्छी हमारे हाथ में होती है। तो वर्मी कल्चर के बारे में जाना हम सभी ने वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार रिपीटेशन में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, सुपरटेट हो। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। अर्थ मतलब पृथ्वी और वर्म मतलब केंचुआ। वर्मी कल्चर क्या होता है? कृषि के लिए केंचुआ पालन। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। वर्मी कल्चर कृषि में कैसे होते हैं? सहायक होते हैं। ये मृदा में ऑक्सीजन का प्रवाह
बढ़ा देते हैं, जो मिट्टी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। वर्मी कल्चर के लिए मृदा में, मिट्टी में कैसी होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, नमी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अन्य क्वेश्चंस कराते हैं। तो स्टूडेंट आपने ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने प्रश्नों का। अब बढ़ते हैं एक वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो 2019 में यूपी टेट में आया था प्रश्न, और इसमें हरियाणा टेट में भी आया था। तो ये देखेंगे बेटा आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न, लौंग क्या है। बहुत इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। लौंग क्या है, इसको विस्तृत रूप से मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, व्याख्यात्मक रूप से व्याख्या करके इसको समझा रही हूं मैं एक प्रश्न को ही। इसमें से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, एक प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न पूछ सकता है, घुमा के पूछता है। ऐसे नहीं कि पहले 2019 में आ गया सेम वही प्रश्न पूछ दिया, लॉन्ग में से ही और भी कई तरीके के प्रश्न कर सकता है वो आपसे। तो आप बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें, नोटबुक पेन लेके बैठे, अपना रिटन नोट्स बनाएं या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ें, ठीक है। तो लौंग क्या है, लौंग क्या है, ये क्या है, लौंग जो होती हैं वो क्या होती है, एक बंद कलियां होती हैं। क्या होती हैं, पहला नंबर है कि लौंग क्या होती हैं, बंद कलियां होती हैं, ठीक है। अब इसका जो वृक्ष है, इसका जो पेड़ है वो कितना मीटर ऊंचा होता है, 10 से 20 मीटर ऊंचा होता है। कितना मीटर ऊंचा होता है, 10 से 20 मीटर ऊंचा होता है। अब लौंग की जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इसकी बातें हैं वो चीजें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पुष्प कलिका है, लौंग क्या है, एक पुष्प कलिका है, ठीक है। नंबर 2, मसालों का महत्वपूर्ण भाग होता है। लौंग जो होती है वो क्या होती है, मसालों का महत्वपूर्ण भाग होती है। यह कुल मिट्रेसी, अब ये पूछा जाएगा कि लौंग का जो पौधा है वह पौधा किस कुल का है। ये सीटेट का क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा जा सकता है कि ये किस कुल का पौधा है। तो इसका नाम है कुल मिट्रेसी का पौधा है, कुल मिट्रेसी कुल का पौधा है ये क्या, लौंग, ठीक है। लौंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, इस पौधे का जो कुल तो हो गया मिट्रेसी, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या है, तो वो क्या है, राइजीजियम एरोमेटिकम। क्या है, राइजीजियम एरोमेटिकम, यहां से लिख लें अपना, ये इसका रासायनिक नाम है लौंग का। एक बार ये भी पूछा गया था कि लौंग की पत्तियों का आकार क्या है, एचटेट में पूछा है ये क्वेश्चन। अगर आप पिछले पुराने जो क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे हरियाणा टेट के, तो उसमें दे रखा है बेटा कि पत्तियों का आकार क्या है। तो पत्ती का आकार कैसा होता है, पत्तियों का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। कैसा होता है, लौंग की पत्तियों का आकार अंडाकार आकार की होती हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में सबसे ज्यादा लौंग कहाँ पर उगाई जाती है। लौंग के बारे में बात हो रही तो सारी चीजें पढ़ लेते हैं, कोई भी चीज छूटे नहीं हमसे, है ना। तो विश्व में, भारत में नहीं, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, विश्व में कहाँ पे, तो वो कहाँ पे सबसे अधिक उगाई जाती है, इंडोनेशिया में। फटाक से आप टिक कर देंगे, इंडोनेशिया में उगाई जाती है। अगर भारत में पूछेगा तो वो क्रम से पूछेगा, सीटेट में क्रम कहाँ पे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो भारत में सबसे अधिक कहाँ पे उगाई जाती है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल। केरल पहले नहीं आएगा, केरल में सबसे ज्यादा क्या उगाई जाती है, इलायची उगाई जाती है सबसे ज्यादा। लौंग सबसे ज्यादा जो उगाई जाती है भारत में, कहाँ पे, भारत में जो लौंग उगाई जाती है वो तमिलनाडु, और उसके बाद कर्नाटक, और उसके बाद केरल। इस तरह से भी क्वेश्चन मिलते हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर के। और विश्व का पूछेगा तो इंडोनेशिया, ठीक है। ये प्रश्न क्लियर हो गया। लौंग क्या है, एक बंद कलिया है जो 10 से 20 मीटर ऊंचा पौधा होता है, उसका प्लांट होता है। लौंग एक पुष्प कलिका है, मसालों का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कुल मिट्रेसी कुल का पौधा है। इसका रासायनिक नाम क्या है, राइजीजियम एरोमेटिकम है इसका नाम, रासायनिक नाम। पत्तियों का आकार क्या होता है, लौंग की जो पत्तियां होती है उसका आकार होता है अंडाकार। और अगर विश्व की बात करें, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन लौंग का कहाँ होता है, तो वो होता है इंडोनेशिया में। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इस सीक्वेंस में होता है लौंग का उत्पादन।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोट्स बना लें, मैं हट जाती हूँ। ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट आगे का प्रश्न देखिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। बेटा ये जो प्रश्न है ना, ये सारी फसलें, खाद्यान्न, कृषि से संबंधित प्रश्न है। जितने भी कृषि से संबंधित, खाद्यान्नों से संबंधित, फसलों से संबंधित प्रश्न आते हैं उसको हम कवर करा रही हूं मैं अपनी वीडियो में। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत की बात हो रही है। भारत में कौन एक सबसे प्रमुख खाद्यान्न है? भारत क्या एक हरित प्रधान देश है? मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था, सबको पता है भारत क्या है। हम किससे जाने जाते हैं? अपने किसानों से जाने जाते हैं। हरित प्रधान देश है ये। भारत में कौन एक सबसे प्रमुख खाद्यान्न है? तो कौन सा है? चावल नहीं है। चावल अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो चावल नहीं है। क्या है? सॉरी, गेहूं नहीं है, चावल है। अगर गेहूं है तो वो सेकंड नंबर पे है। ठीक है, अब चावल के बारे में पढ़ेंगे। चावल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, रिपीटेशन में क्वेश्चन आते हैं। एक तरह से क्वेश्चन कभी आता नहीं है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चावल को देखेंगे पहले। चावल क्या है? चावल यह एक खरीफ की फसल है। क्या है? चावल क्या है? एक खरीफ की फसल है। ठीक है, चावल क्या है? यह एक खरीफ की फसल है जो भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न है, चावल। और सेकंड नंबर पे आता है गेहूं। और गेहूं क्या है? वो एक रबी की फसल है, रबी फसल है। ठीक है, यह कृषि वर्ष का प्रारंभ 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कृषि वर्ष का जो प्रारंभ है वो 1 जुलाई से 30 जून। और कृषि वर्ष का प्रारंभ किस फसल से होता है? कृषि वर्ष जो मनाया जाता है वो कैसे, कौन सी फसल से होता है? उसका प्रारंभ जो होता है वो चावल से होता है, धान की खेती से होता है, चावल से होता है। अब हरित क्रांति, एक शब्द आता है हरित क्रांति। तो विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति कौन लेकर आए, कब आई और कौन लेकर आए उसको, और किस फसल से उसका संबंध है, ये देखेंगे। तो विश्व में दिख रहा है आप सभी को, विश्व में हरित क्रांति 1960 जो चावल की फसल से प्रारंभ हुई 1960 में विश्व में आई थी। ठीक है, और जो लेकर आए थे उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरित क्रांति को कौन लेकर आए? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और कौन सी ईयर में आई? तो 1960 में, 1960 में, जो कि चावल की फसल से संबंधित है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन समझ में आ गया। यहां से आपको किससे संबंधित है? जो कि चावल की फसल से संबंधित है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अब भारत की बात करें तो बेटा भारत में गेहूं की फसल से जो हरित क्रांति है उसका प्रारंभ कैसे हुआ? गेहूं की फसल से हुआ। नोट कर लीजिए। और कौन सी ईयर में आई? वो कौन से वर्ष में? 1966 से 1967। 1966 से 1967 में आई हरित क्रांति। कहां? भारत में। और 1960 में विश्व में आई थी। और इसको लेकर आए कौन? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। कौन लेकर आए इसको? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। फसलों से, रबी और खरीफ की फसलों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो भारत में कौन एक सबसे प्रमुख खाद्यान्न है? चावल। सेकंड नंबर पे अगर पूछेगा कि भारत का प्रमुख सेकंड नंबर का खाद्यान्न क्या है, तो वो गेहूं है जो कि एक रबी की फसल है। और चावल क्या है? ये एक खरीफ की फसल है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, क्योंकि मुझे भी आपके लाइक से और आपके कमेंट से नई वीडियो बनाने का उत्साह मेरे मन में आएगा और मैं नई वीडियो आपके सामने फिर से लेके आऊंगी नए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।